Hello, my dear students. Once again, welcome back in our physical education online classes. My dear students, we are reading chapter number 3. The name of lesson is Yoga and Lifestyle. पिछली क्लास में हमने इसका पार्ट 1 जो आप देख रहे हैं ये पढ़ा, जिसके अंदर हमने ओबेसिटी का टॉपिक लिया था कि ओबेसिटी जो डिजीज़ है इसका कारण क्या है। इसमें आपको ओबेसिटी का डिफाइन क्या हुआ है इसमें, प्लस इसमें जो इसको ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए जो योगा आसन है, जिसमें हमने वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धमत्स्यन्द्रासन के बारे में पढ़ा, और इसके बेनिफिट्स और उसकी कमियां जो हैं या उसको मतभेद जो हैं उनके बारे में भी हमने देखा। अभी हम इससे रिलेटेड जो है 3 क्वेश्चंस करेंगे, बताएंगे आपको। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो इनको आपने देखना है। साथ में अगर आपने जो नोट्स जो कल बताया है, जो अभी आपको दिखाया कि ये जो हमने पढ़ा है इसका ओबेसिटी के बारे में, तो उसको नोट्स अगर आपने बना ली तो सारे क्वेश्चन उसी में कवर हो ही जाते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके बुक्स में दिया हुआ है तो वो आप उसको कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जो कि 3 मार्क्स का है। राइट एनी टू आसन फॉर ओबेसिटी एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी वन ऑफ देम। आपको किन्हीं भी 2 आसनों के नाम, जो हमने 4 आसन के बारे में आपको पढ़ा था जो ओबेसिटी में मदद करते हैं, ओबेसिटी रिड्यूस करने में, तो वो वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धमत्स्यन्द्रासन जो है, तो उन 4 में से किसी 2 आसनों के नाम आपने लिखने हैं इसके अंदर। तो 1 नंबर का तो वो हो जाएगा, और 2 नंबर का कोई भी एक आसन के बारे में उसके प्रोसीजर क्या है, यानी उसको करने का तरीका क्या है और उसके बेनिफिट क्या है, उसको लिखने के 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डिफाइन ओबेसिटी। आपको इसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ओबेसिटी की डिफाइन आपको लिखवाई हुई है कि डिफाइन ओबेसिटी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ओबेसिटी को डिफाइन करना है कि ओबेसिटी से आप क्या समझते हैं, और एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी 2 आसन। और साथ में वैसे ही है कि कोई भी 2 आसनों का प्रोसीजर लिखना है आपने जो उसके अंदर मदद करते हैं रिड्यूस करने में, है ना, हेल्प टू रिड्यूस ओबेसिटी। तो 1 नंबर में आप डिफाइन करेंगे, और 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने कोई भी 2 आसनों को एक्सप्लेन करना है कि उनका तरीका क्या है और उसके बेनिफिट क्या है। थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो अर्धमत्स्यन्द्रासन के बारे में है एंड वज्रासन के बारे में है। दोनों आसनों को आपने बताना है कि ये किस प्रकार से आपकी ओबेसिटी को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। डिस्कस इन डिटेल्स। 2.5 मार्क्स का एक आसन के बारे में एक्सप्लेन करना है, 2.5 मार्क्स का दूसरे आसन का, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं जो इससे इस टॉपिक से यानी ओबेसिटी से रिलेटेड थे। अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है हमारा डायबिटीज़ का। क्या है? डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ इज़ कॉमनली नाउन एज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक के बारे में आपको पता है कि जो भी हम खाते हैं उसके अंदर जो एनर्जी के अंदर जो कन्वर्ट होता है वो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल, यानी जब हमारा ब्लड शुगर जो लेवल जो है वो लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, डायबिटीज़ इज़ कॉमनली नाउन, इसकी डिफाइन हो गई कि डायबिटीज़ इज़ कॉमनली नाउन एज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका कारण क्या है, तो विशेषता क्या है इसकी, बाय हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर का बने रहना डायबिटीज़ का कारण बनता है, डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ इज ड्यू टू आइदर द पेनक्रीज मतलब पाचक ग्रंथि आपकी, है ना। डायबिटीज़ इज ड्यू टू आइदर द पेनक्रीज नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन, या फिर आपका अंदर जो है वो मतलब नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन, इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में नहीं बनना। इंसुलिन के बारे में पता ही है आपको, आप साइंस के स्टूडेंट को तो ज़्यादा पता है। इंसुलिन को हिंदी में मधुसूदनी कहते हैं, और इसका केमिकल नेम जो है वो C45H69O14N11 और S है। तो इसका बारे में आपने अपने केमिस्ट्री में इंसुलिन के बारे में पढ़ा होगा, या बायोलॉजी में भी इसके बारे में कई बार आपने पढ़ा होगा। तो प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन और द सेल टू द बॉडी नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड, इंसुलिन प्रोड्यूस आपके ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ड्यू टू डायबिटीज़ के कारण द इंडिविजुअल हैज़ फैटिग। अब इसके कारण होने वाली चीज़ें क्या होती है? फैटिग मतलब आपका थका हुआ महसूस करना। ठीक है, ड्यू टू डायबिटीज़ द इंडिविजुअल हैज़ फैटिग, थकावट महसूस करता है, थकान उसको रहती है हर वक्त। फ्रिक्वेंट यूरिनेशंस, लगातार उसका जो है टॉयलेट जाना, और इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बहुत अधिक लगना, इंक्रीज हंगर, भूख बहुत ज़्यादा लगना। इट में कोज ब्लड विजन, धुंधला दिखना,
उसकी इसके कारण। तो ये लक्षण है डायबिटीज़ के। क्या क्या लक्षण बताया इसमें कि आपको उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा क्या है, उसको थकावट महसूस होती है, थकान हर वक्त महसूस होती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशंस, बार बार लगातार जो है वो टॉयलेट लगती है, और इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और आप इसका अंदर क्या है, इसकी इस बीमारी के कारण जो है धुंधला सा दिखना या ब्लड विजन का कारण बन सकता है। किडनी फेलियर जो है इसका कारण बन सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज इसके कारण हो सकती है। लॉस ऑफ वेट एक्सेट्रा, ये जो है वजन का घटना होगा, ये सब जो है इसके लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज़ के कारण होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डायबिटीज़ क्या है इसके बारे में इसके डिफाइन आपने जाना कि डायबिटीज़ जो है वो डायबिटीज़ यहाँ से लेकर के डायबिटीज़ ड्यू टू आइदर द प्रेगनेंसी नॉट प्रोड्यूसिंग नॉट रेस्पॉन्डिंग टू द प्रोड्यूस्ड, ये इसकी डिफाइन थी यहाँ से यहाँ तक, जो कि आपको बताई है। ठीक है, और इसके लक्षण जो हैं वो ये लक्षण के बारे में, यानी इसके जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में बताया। अब हम बात करें कि सिम्टम्स ऑफ, ये वैसे कि बता ही दिया है इसके अंदर, यहाँ पे दोबारा से बताया हुआ है कि सिम्टम्स क्या है। फैटिक, थकाउट, लगातार प्यास लगना, बार बार प्यास लगना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, ब्लड विजन, किडनी फेलियर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, लॉस ऑफ वेट, फ्रिक्वेंट यूरिनेशंस, कॉजेज ऑफ डायबिटीज़, इन सब लक्षण हैं इनके, जो कि सिम्टम्स हैं इसके डायबिटीज़ के। तो डायबिटीज़ की डिफाइन पढ़ी हमने, डायबिटीज़ के लक्षण पढ़े इसके अंदर हमने। अब हम बात करें, ये और भी इसके कुछ दे रखे हैं जो सिम्टम्स दे रखे हैं। स्ट्रेस, अच्छा इसमें ये सिम्टम्स नहीं दे रखे, इसके रीजंस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं इसके कि सिम्टम्स के बाद में है कॉजेज ऑफ डायबिटीज़, जो है कॉजेज ऑफ डायबिटीज़, ये भी आपने लिखना है अलग से टॉपिक। ये तो सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ था इसका, और ये जो पॉइंट्स थे उसके बाद में ये है आप भी नेक्स्ट टॉपिक है, इसके साथ में मिल जाता है इसके अंदर। तो ये इसको पर न जाएँ, गौर ज़्यादा न करें, आप देखेंगे कि कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ ये दूसरा टॉपिक है, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ के बाद में। तो कॉजेज़ क्या क्या है इसके, क्या क्या है इसके कॉजेज़, तो उसमें देखें आप, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल डिजीज़, ओवरवेट, ओबेसिटी भी इसका कारण है, और बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस रखना भी इसका एक कारण है। तो ये स्ट्रगल नहीं है, एक्चुअली में स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल है। वो थोड़ा मैं तभी कंफ्यूज हुआ कि रुका कि इसमें थोड़ा क्या है ये इसकी जो है ये लाइफ स्टाइल, वर्ड टाइपिंग मिस्टेक है। तो डायबिटीज़ इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड राइजेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल। तो ये इसकी डिफाइन दोबारा से दी गई है यहाँ पे कि डायबिटीज़ क्या है। अब यहाँ बता रहे हैं कि टाइप ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ कितने टाइप की, डायबिटीज़ जो है 2 टाइप की है बेटा। कौन सी है, टाइप 1 डायबिटीज़। इन दैट टाइप ऑफ डायबिटीज़ ब्लड शुगर लेवल राइजेज वेरी हाई। इस प्रकार की डायबिटीज़ के अंदर ब्लड शुगर जो है उसका लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है, ड्यू टू नॉन सिक्रेशंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन बाय पैनक्रीज। जो इसके आपके हार्मोन्स, ये जो ब्लड सेल्स हैं वो इंसुलिन को नहीं बनाना के कारण ये सब होता है। इन दैट ऑफ डायबिटीज़ अफेक्टेड पर्सन हैज़ टू टेक आर्टिफिशियल इंसुलिन थ्रू इंजेक्शन। जब हमारे ब्लड सेल्स इंसुलिन नहीं बनाते हैं, कम बनाना बंद कर देते हैं, कम बनाते हैं, तो उस ऐसी कंडीशन में हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम क्या करते हैं, इन दैट ऑफ डायबिटीज़ इस अफेक्टेड पर्सन हैज़ टू टेक आर्टिफिशियल इंसुलिन। इंजेक्शन के द्वारा आर्टिफिशियल इंसुलिन हमको लेनी पड़ती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे आपके गांव में आसपास में देखे होंगे या अपने रिलेशंस के अंदर, जो जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है, तो उनको बार बार या दिन में 2 बार जो भी उनका टाइमिंग होता है उसके मुताबिक उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनके जो ब्लड सेल्स हैं या हार्मोन्स हैं वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें है, इन दैट टाइप ऑफ डायबिटीज़ ब्लड शुगर लेवल राइजेज, ब्लड शुगर का लेवल तो बढ़ जाता है, बट नॉट एज सच एज हाई टाइप इन 1 डायबिटीज़, लेकिन उतना नहीं बढ़ता है जितना आपके टाइप 1 में आपने देखा। इन दैट टाइप ऑफ डायबिटीज़ और पैनक्रीज secreting the insulin hormone, but it may be insufficient to control the blood sugar level. Normal और body cell are not able to respond insulin properly. ये ऐसी कंडीशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर जो आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते भी हैं तो वो रिस्पॉन्ड जो है आपका बॉडी सेल्स जो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं उसके अंदर उनको। तो ये थे हमारी डायबिटीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2, किस प्रकार की डायबिटीज़ होती हैं। अब इसके अंदर जो मदद करने वाले आसन हैं उनके बारे में बात बताया हुआ है यहाँ पे। एक आपका इसका नाम है भुजंग आसन। इसको आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति सीधा लेट करके उसके बाद में दोनों हाथ अपने कंधे के पास में रखने के, यानी हथेलियों को दोनों को अपने कंधे के पास में, पहले उल्टा लेटना है, उसके बाद में दोनों हाथों को अपने कंधे के पास में रखना है,
हाथों मतलब अपने हथेलियों को खोल करके अपने कंधे के पास में लेटे हुए, जो कंधे के पास में रख करके, और उसके बाद में आपने ऊपर की तरफ उठना है, यानी पाँव आपके ज़मीन पे रहते हैं, उसके बाद में आपने ऊपर की तरफ उठना है और सिर को पीछे की तरफ लेके जाना है। ऐसी इस पोजीशन को आप भुजंग आसन कहते हैं। ठीक है, एक ही आपका ये दिया हुआ है पाश्चिमोत्तासन। इसमें जो है आपने सीधा बैठना है, पाँव को आगे फैला करके, उसके बाद में अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए और सांस को छोड़ते हुए आगे झुकना है। पेट खाली होना चाहिए, सांस को छोड़ दिया आपने। अपने इस प्रकार के आसन लेकर के आपने अपने टोज़ को पकड़ने की कोशिश करना है। टोज़ को पकड़ने के बाद में सर को घुटने से सर, चेस्ट वगैरह जो भी है उसको अपने पाँव से लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ऐसे झुकने का आसन को हम इसको पाश्चिमोत्तानासन कहते हैं। ये आपका जो है पवन मुक्त आसन, ये है पवन मुक्त आसन। इसमें अपने पाँव को आपने सीधा पहले ज़मीन पर सीधा लेट जाना है। लेटने के बाद में घुटने मोड़ते हुए हाथ से इसको पकड़ना है। पकड़ करके पूरा दबाव दे करके पेट के ऊपर, यानी थाइज़ को पेट पे दबाव देना है और अपने सर को जो है उठा करके घुटने के लगाना है। इस आसन को पवन मुक्त आसन कहते हैं। पवन मुक्त आसन, इसका नाम क्यों दिया हुआ है इसके बारे में एक्सप्लेन जब आएगा टॉपिक तब बताएंगे। और ये जो आसन है इसके बारे में हमने पिछले क्लास में आपको बता ही दिया था। अर्थ मत्स्येंद्रासन का जो था ये भी इसमें काम करता है डायबिटीज़ के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने लिखा है पवन मुक्तासन, जैसे कि इसमें दिखा दिया, वो कट गया था फोटोस में, ये पवन मुक्तासन और अर्थ मत्स्येंद्रासन जो नाम लिखे हुए नीचे। अब हम इससे रिलेटेड यानी डायबिटीज़ से रिलेटेड टॉपिक को जाना। डायबिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि डायबिटीज़ की डिफाइन पढ़ी हमने, डायबिटीज़ कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, उसके बारे में जाना। और उसमें आसन जो काम आने वाले हैं उन 4 आसनों के बारे में उनके नाम हमने जाने, जिनके नाम आपको फिर से अगर बताएं तो ये हैं आपके जो 4 आसन हैं, ये चारों आसन भुजंग आसन, पाश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन और अर्थ मत्स्येंद्रासन। नाम याद रखिएगा। इनके जो तरीका है, इनके प्रोसीजर्स हैं वो आपको बता दिया है, मैंने हिंदी में बता दिया है। इसके प्रोसीजर्स आपकी बुक में डिटेल से लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो थे उसके बारे में देखते हैं हम। चूज द आसन फॉर डायबिटीज़। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 यानी 1 नंबर के जो क्वेश्चंस में आता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में, कि इनमें से 4 नाम दिए हुए हैं, त्रिकोणासन, वज्रासन, अर्थ मत्स्येंद्रासन और शलभासन। इन चारों में से कौन सा है जो डायबिटीज़ में काम आता है? तो मैंने आपको बता ही दिया था इन आसनों के बारे में, तो इसमें वैसे हाईलाइटेड करके दिखा हुआ है। तो ये अर्थ मत्स्येंद्रासन जो है ये इसमें रिलेटेड है इससे, यानी सी वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ पैनक्रीज इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन। ठीक है, पैनक्रीज जो है आपका जो पाचक ग्रंथि, पैनक्रीज का मतलब क्या होता है, पाचक ग्रंथि, जो आपके डाइजेशन वाला जो पाचक ग्रंथि है वो अपना इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनाता है। तो इस ऐसे कंडीशन में कौन सी बीमारी होती है? माइग्रेन होती है, ओबेसिटी होती है, हाइपरटेंशन होती है या डायबिटीज़ होती है। जैसे कि आपको बताया था कि जब पाचक ग्रंथि हमारी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, कम या प्रॉपर नहीं बनाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे को डायबिटीज़ की बीमारी होती है, और जो कि हाईलाइट करके आपको दिखाया हुआ है। तो ये डायबिटीज़ का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, जो 5 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। डिफाइन डायबिटीज़, डायबिटीज़ को डिफाइन करें। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 आसन विच हेल्प्स टू कंट्रोल डायबिटीज़। किन्हीं 2 आसन के बारे में ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है, यानी आप उसमें से जो 4 नाम आपको बताए थे, पवन मुक्त आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, भुजंग आसन, ठीक है, तो उनमें से कोई भी से भी आप जो है 2 के बारे में आप उनको डिटेल से बता सकते हैं। फिर भी आपको आंसर के अंदर देखो, हम चलते हैं, इसके बारे में बताएंगे, आपको इसका प्रोसीजर बताएंगे, क्योंकि इसमें जो पीछे जो आपको मैंने इसमें इनके प्रोसीजर के बारे में नहीं बताया था, कारण था उसका रीज़न यही है कि हम इसके क्वेश्चन के साथ साथ में आपको बताएंगे। तो अभी हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन था आपका, कि किन्हीं 2 आसन के बारे में बताना है। तो पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ इज commonly known as metabolic disorder characterized by high blood pressure, sugar level over a prolonged period. Diabetes is due to either the pancreas not producing, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो था इसके डिफाइन है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो आपने इसमें देखा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 मार्क्स का, इसका आंसर है डायबिटीज़, और साथ में इसके चल रहा है। अब हम इसके आसन की बात करें तो अर्थ मत्स्येंद्रासन के बारे में बात किया हुआ है इसके अंदर। सिट एंड कीप बोथ लेग्स स्ट्रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, उसके अंदर लिखा हुआ है कि सीधा बैठना, पाँव सीधा रख देना है। बेंडिंग द नीज ऑफ द राइट फिट, उसके बाद में सीधा पाँव अपने स्ट्रेट, यानी बैठना है, पाँव को सीधा खोलना है आगे की तरफ, टोज़ को आगे तक खींच के रखना है, स्ट्रेच करके रखना है लेग्स को मतलब। उसके बाद में आपने राइट फिट
बैंडिंग द नी ऑफ द राइट फीट एंड पुट राइट हील। उसके बाद में आपको इसको मोड़ते हुए नी को यानी घुटने को मोड़ना है राइट दाएं पाँव के को, और उसको राइट हील के नीचे देना है, ठीक है। बिलो ऑफ द लेफ्ट हिप, यानी राइट हील को जो है ना यानी एडी को आपको लेफ्ट हिप के नीचे लगाना है, यानी राइट पाँव को मोड़ते हुए मोड़ करके इसकी एडी को आपने लेफ्ट हिप के नीचे लगाना है। अब इसी प्रकार से बाएं पाँव को मोड़ना है, बैंड लेफ्ट लेग एंड प्लेस द लेफ्ट फुट टू द राइट साइड ऑफ द राइट नी। उसके लेफ्ट पाँव को उठा करके आपने राइट नी के दाहिनी साइड में रख देना है। वो फोटो में मैंने आपको अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो था उसके अंदर बताया था, ठीक है। ये इसके प्रोसीजर है जो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं जो इसमें लिखवाए हैं। उसके बाद में एक्सेल फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल एंड टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट। ये इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स हैं, ये नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, मजबूत करता है। बैकबोन को आपको स्ट्रेचिंग इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी करता है, यानी बैकबोन जो है वो फ्लेक्सिबल करता है। और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को, यानी जो वुमेन्स के अंदर कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और फेस के ऊपर शाइनिंग यानी चमक बढ़ाने में भी ये मदद करता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। आल्सो कंट्रोल सिक्रेशन फ्रॉम पेनक्रीज ग्लैंड, और जो है ये कंट्रोल करता है अपने पेनक्रीज को, पाचक ग्रंथि को। रिड्यूस फैट, जैसे कि अब इसको हमने ओबेसिटी में भी पढ़ा था, क्योंकि ये फैट को रिड्यूस करने में मदद करता है। और ये वो भी हाँ इसमें दे दिया। द पोजेस फ्लेक्सेस द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मेकिंग द हिप स्ट्रोंगर एंड टोन। और इसके साथ साथ में इसके जो पोज हैं ये आपके लोअर पार्ट, बॉडी का जो लोअर पार्ट है उसको भी मजबूत करता है। अब दूसरा आसन का नाम दिया हुआ है पाश्चिमोत्तासन, ठीक है, पाश्चिमोत्तानासन। तो ये पाश्चिमोत्तानासन जो है वो आपको है सिट डाउन विद योर लेग्स स्ट्रेचिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू। बैठ जाना है, पाँव को उसी प्रकार से सीधा लंबा खींच देना है। कीप योर हेड नेक एंड स्पाइन इरेक्ट एंड स्ट्रेच। उसके बाद में आपने जो है इसको लंबी सांस लेते हुए, ठीक है, छोड़ते हुए। नाउ एक्सेल, पहले क्या है कि अपवार्ड्स विद ए डीप ब्रीथ। पहले आपने साफ अपने किसको स्ट्रेच हैंड्स है, हाथों को ऊपर, सीधा ऊपर यानी आसमान की तरफ खींचना ऊपर, अपवार्ड्स विद ए डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना और ऊपर आसमान की तरफ खींचना है। नाउ अब छोड़ते हुए, नाउ एक्सेल, छोड़ते हुए एंड बेंड योर हेड, आपने अपने सिर को झुकाते हुए एंड ट्रंक स्लोली फॉरवर्ड टू द कैचेस टोज। अपने जो पाँव आपने आगे फैला गए थे, अपने जो टोज को पकड़ने की, अंगूठे को पकड़ने की या पंजे को पकड़ने की प्रयास करना है, सांस को छोड़ते हुए हाथों को आगे ले जा करके, ठीक है। वो मैंने आपको पोजीशन दिखाई थी उसकी। पकड़ने के बाद में उसको बेंड योर हेड एंड ट्रैंक स्लोली फॉरवर्ड टू कैच द टोज विद द थम्स की। ट्राई टू टच हेड, अब आपने ट्राई करना है अपने टच को, चेस्ट को, स्टोमक को। जैसे कि मैंने आपको हिंदी में उस फोटो को देखते हुए बताया था कि आपको सर को, चेस्ट को और पेट को जो है अपने पाँव से उसको टच करना की कोशिश करना है, यानी पूरा आगे की तरफ झुक जाना है। इससे इसके बेनिफिट्स बताने हैं। ये इट इम्प्रूव्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। और इससे आपके जो ब्लॉक्ड गैस हैं, ब्लॉक्ड गैस गेट रिलीज्ड, और जो गैस ब्लॉक हो जाती है वो रिलीज हो जाती है, उसमें फ़ायदा करता है। इम्प्रूव द रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी श्वसन क्रिया जो है उसको भी आपके मजबूत करता है। इम्प्रूव द अलाइनमेंट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम्स, वर्टेब्रल कॉलम्स का जो है उसको भी इम्प्रूव करता है। हेल्प एज थियरी ऑफ डायबिटिक पेशेंट, उसके जो है आपकी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसके भी लीवर को, किडनी को जो मजबूत करने में काम करता है। बेनिफिट वुमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, और ये वुमेन्स के लिए भी अच्छा है। अब इसको किसको नहीं करना चाहिए, कंट्राइंडिकेशंस जो है इसके मतभेद जो है वो ये हैं कि अवॉइड ऑफ हैविंग स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, जिसकी स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है उनको ये अवॉइड करना चाहिए। समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम हर्निया शुड अवॉइड द पोज, जिसको हर्निया जैसी बीमारियां हैं, हर्निया जैसी बीमारी है तो उसको भी इस पोज को अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन इसको बिल्कुल ना करें। पर्सन हैविंग, ठीक है। अब चलो अब तीसरे आसन के बारे में बात करते हैं, वो है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन, इसका जो प्री स्टेज, लाई फ्लैट ऑन योर बैक एंड कीप द लेग्स स्ट्रेट। सबसे पहले आपने लेट जाना है, मैंने जैसा कि आपको इस बार हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। लेट जाओगे, लेटने के बाद में अपना उसको पाँव को वापस अपने पेट की तरफ मोड़ते हुए, घुटने को मोड़ते हुए बैक एंड कीप द लेग्स स्ट्रेट। मेथड क्या है, इनहेल स्लोली, पहले सांस को लंबा लोगे एंड लिफ्ट द लेग्स एंड बेंड द नीज। उसके बाद अपने घुटनों को मोड़ोगे, ब्रिंग नीज अपवर्ड टू द चेस्ट, और घुटनों को मोड़ते हुए अपने चेस्ट के पास लाओगे, यानी पहले एकदम सीधा लेट जाओगे, फिर आपने एकदम से अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपने चेस्ट से लगाओगे सोते सोते,
और उसके बाद में दूसरे हाथ से, दोनों हाथों से घुटनों के ऊपर से पकड़ लोगे, ठीक है। हग योर नीज एंड योर लॉक योर फिंगर्स, अपने नीज को हग करना है और उसको अपने फिंगर्स को लॉक कर देना है। टच योर चिन टू द नी, और अब उठते हुए अपनी चिन को घुटनों से लगाना है। वाइल एक्सेलिंग रिपीट इट विद अनदर लेग, ठीक है। उसके बाद में आपने एक्सेल यानी सांस को छोड़ते हुए उसको आप लगाओगे, यानी सांस को छोड़ते हुए अपनी ठोडी को घुटने से लगाओगे और फिर वापस अपनी उसी पोजीशन में धीरे धीरे आ जाओगे, जैसे, और दूसरे पाँव से आप ट्राई करोगे। इसी प्रकार से आपने बार इसको, इसके रिपीट है। इसके बेनिफिट जो है वो है, ये आपके बैक जो है, बैक का जो पोर्शन है यानी बैकबोन वगैरह जो है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह हैं, उनको आपको मजबूत करता है, आपके हिप्स को मजबूत करता है, लेग को मजबूत करता है, और अभी आपको जो है इसके बॉडी से मसाज हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और ब्रिंग फ्रेश ब्लड टू लोअर, जो आपका नीचे का पोर्शन है उसके अंदर फ्रेश ब्लड पहुंचाने में मदद करता है। हेल्प इन स्पॉन्डिलाइटिस, रिमूव एक्सेस फैट अराउंड द लोअर एब्डोमिन, नीचे के जो हिप्स वगैरह के हैं या थाइस वगैरह पे जो पोर्शन है, इन पे जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाती है उसको भी कम करने में मदद करता है। इसको किसको नहीं करना चाहिए, इसकी कंट्राइंडिकेशंस दिए हुए हैं। अवॉइड वाइल सफरिंग फ्रॉम सर्व बैक और नेक पेन, अगर आप किसी के बैक पेन है और नेक पेन है उसको नहीं करना चाहिए। अवॉइड दिस पोज कंप्लीटली इफ हैविंग स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो। दोज विद इंटरनल ऑर्गन्स इश्यूज मे फाइंड द पोज डिफिकल्ट एंड पेनफुल, जिसको इंटरनल ऑर्गन्स की जैसे किडनी, लिवर्स की या किसी और ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये दर्द कर सकता है, नहीं करना चाहिए। इट शुड बी अवॉइडेड वाइल प्रेगनेंसी, और प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब चौथा आसन है, उसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन यानी कोबरा पोजिशन। कोबरा पोजीशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि नाक की तरफ फन उठा करके, ठीक है, जैसे कोबरा होता है ना, सांप होता है, उसको वो कैसे फन उठाता है, उस प्रकार की पोजीशन। यानी पहले आपने पूरा उल्टा लेट जाना है। लेटने के बाद में मैंने जैसे कि आपको बताया था उस वक्त दोनों हथेलियों को अपने कंधे के पास रखना है और अपने पूरे सर को ऊपर आसमान की तरफ ले जाते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है। वो आपको मैंने भुजंगासन का जो फोटो दिखाया था उसमें बताया था। प्रोसीजर इसका दिया हुआ, लाई डाउन ऑन योर स्टोमक, पेट के बल लेट जाना है। जॉइन द लेग्स एंड स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल, अपने पाँव के लेग्स को जोड़ लेना है और चिपका लेना है, और पीछे की तरफ यानी जो पीछे की तरफ पाँव को खींच के रखना है। प्लेस द पाम नियर द चेस्ट फेसिंग द ग्राउंड, आपको हथेलियों को जो है जमीन की तरफ फेस करते हुए उसको अपने चेस्ट के पास रख लेना है। और प्लेस द पाम नियर द चेस्ट फेसिंग द ग्राउंड, टेक ए डीप ब्रीथ, अब आपको लंबी सांस लेनी है। एंड लिफ्ट योर अपर बॉडी अपवर्ड्स, और ऊपर वाला जो हिस्सा है यानी चेस्ट से ऊपर का जो हिस्सा है उसको आपने ऊपर की तरफ खींचना है। एल्बो शुड बी स्लाइटली टच द ग्राउंड, वेट शुड बी ऑन, जो पूरा जो वेट है ना आपका, देखो इसमें दिया हुआ है सिंपल से, आपने क्या कि जब हथेलियाँ टेक दोगे और ऊपर की तरफ उठोगे तो आप इसमें आपका जो पोजीशन है वो सांप के फन के जैसे, नाग के फन के जैसे बन जाएगी। मूव योर हेड एंड नेक बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ खींचना है, और ये आपके बारे में इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसमें पढ़ करके समझ सकते हैं। बेनिफिट्स जो है इसकी वो ये है कि बाय डूइंग दिस डाइजेशन इम्प्रूव, आपका डाइजेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। लीवर जो है वो भी है इसका, इससे ठीक होता है। थायराइड ग्लैंड्स इम्प्रूव होते हैं। किडनी फंक्शन जो है वो करना इम्प्रूव करता है। और टोन्स द ओवरीज विच हेल्प टू रिमूव एनी डिसऑर्डर इन कनेक्शन विद यूट्रस, ठीक है। ये बाकी डिजीजेस के बारे में बताया हुआ है, तो ये इनके बारे में आप देखेंगे। बैक एक यानी जो कमर का दर्द है, नेक पेन है, स्ट्रेस रहता है, ब्लड का प्यूरिफाई करना, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, एड्रेस गैनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और कोई भी गैनोकोलॉजी है वो आपके जो इसके बारे में डिटेल से आपके बायोलॉजी सर वाले सर जो आपको अच्छे से बताया होगा, जो गैनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसमें भी ये मदद करता है। यानी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, आपके ब्लड्स, आपको बैक पेन को और नेक से रिलेटेड बीमारी को या दर्द को ठीक करता है, ठीक है। आपका ब्लड जो है उसको सही पार्ट्स में पहुंचाने में हेल्प करता है। इसको किसको नहीं करना चाहिए, अवॉइड इफ स्पाइनल प्रॉब्लम, अगर वही चीज़ है कि जिसको भी अगर कमर में दर्द है, भाई सिंपल है कि जिसको डिस्क प्रॉब्लम है उसको तो योगा में जो नॉर्मल इस टाइप की जो योगा है जिसमें बैक या आपकी स्पाइनल कॉर्ड का इस्तेमाल होता है या इसको फंक्शन होता है उसको नहीं करना चाहिए। अवॉइड इफ नेक प्रॉब्लम, गर्दन में दर्द हो तो भी नहीं करना चाहिए। डोंट डू इफ हैविंग अल्सर, अगर आपको अल्सर की प्रॉब्लम है तो भी नहीं करना चाहिए। और प्रेग्नेंट वुमेन तो योगा में इस प्रकार के आसन करना नहीं चाहिए। अवॉइड इफ हैविंग अस्थमा, अगर अस्थमा है तो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सांस की प्रॉब्लम होती है उसके अंदर। एक्टिवेट पेंसिल्स और टू प्रोड्यूस इंसुलिन, ये जो है पेनक्रीज को इंक्रीज करता है, एक्टिवेट पेनक्रीज टू प्रोड्यूस इंसुलिन। क्योर एसिडिटी,
इसके फ़ायदे बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ये 5 पॉइंट्स थे इसके, ये कंट्राइंडिकेशंस के थे। यहाँ पे इसमें लिखा नहीं है कि इसके प्रॉफिट्स के बेनिफिट्स के अंदर आ गया, इसमें कंटिन्यू दे दिया कि तो एक्टिवेट, ये तो दे रखा है कि इसमें फ़ायदे क्या हैं। क्योर एसिडिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ये जो है आपके एसिडिटी को ठीक करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को जो है वो ठीक करने में मदद करता है। तो ये आपके इसके बेनिफिट्स भी साथ साथ में इसमें लिख दिए हैं। अब इसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपका डायबिटीज से रिलेटेड है। वो है आपके, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्त आसन इन डिटेल्स। पवन मुक्त आसन को आपने इनके प्रोसीजर लिखना है, उसके बारे में बताना है, उसके बेनिफिट क्या क्या है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। आप इसको, मैंने पवन मुक्त आसन के बारे में बताया तो पीछे लिखा हुआ है उसके आसन और उसके बेनिफिट के बारे में, तो इस आंसर में आप उसको लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड कंट्राइंडिकेशंस ऑफ पश्चिमोत्तानासन, तो इसके बारे में, और भुजंगासन के बारे में आपने लिखना है। तो जब आप नोट्स के, जब आपने बात करी डायबिटीज़ की, तो उस नोट्स के बारे में अगर आप देखेंगे, जब उस नोट्स के बारे में आप बात करेंगे तो ये लिखेंगे उसको, तो इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कंट्राइंडिकेशंस ऑफ अर्ध मत्स्यंतरासन, और अर्ध मत्स्यंतरासन के बारे में लिखना है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। डायबिटीज इज ए कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीज, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू प्रैक्टिसिंग ऑफ डिफरेंट आसन। 4th क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायबिटीज़ जो है ये लाइफ स्टाइल की एक डिजीज़ है, ठीक है। बेटा इसमें कुछ हल्का सा जो है ये, इसमें टाइपिंग मिस्टेक्स है, ये डिस्कस लिखा हुआ है पर डिजीज़ है, ठीक है। डायबिटीज इज ए कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीज, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू प्रैक्टिसिंग ऑफ डिफरेंट आसन। इसको हम इन विभिन्न प्रकार के आसनों को करते हुए कैसे रोक सकते हैं, बेटा आपको इनके बारे में बताना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और 5th क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये 5th क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। मोर देन 7% ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, 7% से ज़्यादा जो है इंडियन पॉपुलेशन के अंदर डायबिटीज़ से पीड़ित है। एक्सप्लेन 2 आसन इन डिटेल, किसी कोई 2 आसनों को एक्सप्लेन करो जो इसको हेल्प करती है, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो मैंने आपको जो 4 आसनों के बारे में बताया उनमें से किसी 2 आसनों के बारे में आप लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब, आप जब चारों आसन के बारे में आप डिटेल से लिखेंगे, उनके प्रोसीजर क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, और उसके कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं, तो जब आप उसको लिख लेंगे तो इन सभी के आंसर अपना आपको मिल जाएंगे। तो ये था बेटा आज का डायबिटीज़ का टॉपिक जिसके अंदर आपको नोट्स बनाने हैं, चारों आसन की प्रोसीजर लिख करके। पहले तो आपको डायबिटीज़ की डिफाइन लिखनी है कि डायबिटीज़ है क्या चीज़, ठीक है। फिर आपको चारों आसनों के बारे में लिखना है कि जो चारों आसन उसके अंदर रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो उन आसन के बारे में लिखने के बाद उनके बेनिफिट्स भी लिखने साथ में, और उसके कंट्राइंडिकेशंस भी लिखने हैं। उन चारों को जब लिख लेते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं, चाहे वो शॉर्ट का आंसर क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 मार्क्स क्वेश्चन हो या 5 मार्क्स क्वेश्चन हो, वो सारे का आंसर आपको मिल जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम अस्थमा और उससे रिलेटेड योगा के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया या कोई आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको समझ में आया हो तो भी आप उसमें कमेंट में लिखें। इससे मुझे लगता है कि मेरी क्लास जो चल रही है, जो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।